अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रिंस गज़नी और आप देख रहे हैं गज़नीज़ वर्ल्ड। आई वेलकम यू इन गज़नीज़ वर्ल्ड। ये जो तस्वीर आप लोगों ने देखी, ये इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज नरवाने की है। आज की वीडियो उनके अभी रिसेंट दिए गए स्टेटमेंट्स के हवाले से है। जनरल नरवाने ने बयान दिया है कि एक ही स्ट्रेटजी बार बार अप्लाई करने से आप डिफरेंट रिज़ल्ट की तवक्को नहीं कर सकते। मतलब कि अगर आप एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं और कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो स्ट्रेटजी आपको डिफरेंट रिज़ल्ट, मुख्तलिफ रिज़ल्ट देगी। उनका इशारा इंडिया की स्ट्रेटजी वीज़ा-वी पाकिस्तान उस हवाले से था। अगर हम आज की इंडिया की गवर्नमेंट को देखें, ये बीजेपी की गवर्नमेंट का दूसरा टर्न्योर है। इससे प्रीवियस गवर्नमेंट भी बीजेपी की ही थी और सबको पता है कि बीजेपी जो है एक एंटी पाकिस्तान पॉलिसी फॉलो करती रही है। जब से बीजेपी 2014 में पावर में आई, उन्होंने उसी पॉलिसी को आगे बढ़ाया। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने एक अग्रेसिव और एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी उसको अपनाए रखा, लेकिन उसका रिज़ल्ट को ख़ास नहीं आया, या हम ये कह सकते हैं कि उसका रिज़ल्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं था। नरेंद्र मोदी ने अपनी जो इलेक्शन कैंपेन है उसमें भी ये क्लियर कर दिया था कि पाकिस्तान के अगेंस्ट वो एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी अपनाएंगे, एक सख्त रवैया अपनाएंगे, और उन्होंने पावर में आते साथ ही इसको फॉलो करना शुरू किया। और थ्रू आउट ये जो 5 साल गुजरे प्रीवियस गवर्नमेंट के, और अभी जब दोबारा वो पावर में आए तो उन्होंने इसी अप्रोच को फॉलो किया। अब आकर इंडिया और पाकिस्तान दोनों की आर्मीज़ ने एक सीज़ फायर एग्रीमेंट्स पे इत्तेफाक किया है। ये बेसिकली 2003 वाला एग्रीमेंट है और 2003 से लेके 2013 तक लार्जली अगर आप देखें तो LOC पर सूरत हाल जो थी वो बहुत पीसफुल रही। लेकिन उसके बाद जैसे ही मोदी गवर्नमेंट पावर में आई तो एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी अपनाई, और एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी बेसिकली उनकी अपनी जो लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको अपीज़ भी करती थी। यानी बीजेपी गवर्नमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि वो अपनी लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी को हर तरह से खुश रखे, और इसी के चलते उन्होंने एक एग्रेसिव, एक एंटी पाकिस्तान पॉलिसी को शुरू से अपनाए रखा। लेकिन 6 साल तक ये पॉलिसी अपनाने के बावजूद जब रिज़ल्ट नहीं आए या उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं आए तो अब उन्होंने अपना रुख जो है वो सॉफ्ट करना शुरू कर दिया है। इसकी बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं इंडिया जो रीज़न पेश कर रहा है कि पाकिस्तान ने क्यों ये एग्रीमेंट कबूल किया, और दूसरा हम अपने पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि इंडिया किस तरह से मजबूर हुआ ये सारा एग्रीमेंट करने में और एक सॉफ्ट पॉलिसी अपनाने में। अब आते हैं मनोज नरवाने के बयान और उनके दिए हुए पॉइंट्स, जो उन्होंने पॉइंट्स रेज़ किए जिसकी वजह से पाकिस्तान ने ये एग्रीमेंट कबूल किया। साथ ही उन्होंने एक अपना जो ट्रेडिशनल इंडिया का रांट, यानी एक जो मंत्रा जो बार बार सुनने को मिलता है, उसको भी रिपीट किया है और कहा है कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो टेररिस्ट को सपोर्ट करना छोड़ दे, टेरर पॉलिसी को चेंज कर दे, और ये बताया है कि ये इंडिया का सबसे मेन कंसर्न है। फ्रेंड्स, जहाँ तक बात एक कंट्री की दूसरी कंट्री के साथ रिलेशंस की आए तो उसमें हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये रिलेशन जो है वो इंटरेस्ट पे बेस करते हैं। साथ ही साथ एक मुल्क अगर दूसरे मुल्क के अगेंस्ट कोई स्टेप लेता है तो दूसरा मुल्क उसी सेम वे में उसको रिस्पॉन्ड करता है, और स्पेशली जब बात आ जाए पाकिस्तान और इंडिया की, जहां हम अगर मिलिट्री एस्पेक्ट से देखें तो दोनों कैपेबल हैं एक दूसरे को टैकल करने में, एक दूसरे को आंसर देने में, इक्वल आंसर देने में। तो जब इंडिया ये बात करता है कि पाकिस्तान एक टेरर पॉलिसी को अपनाए हुए है तो हमें थोड़ा सा पास्ट में जाना चाहिए, और अगर हम थ्रू आउट देखें तो इंडिया भी यही पॉलिसी फॉलो करता आया है वीज़ा-वी पाकिस्तान, और ये आज से नहीं, ये राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ने पाकिस्तान में इन्वॉल्वमेंट शुरू की। और जो आजकल आपको सुनने को मिल रहा है कि इंडिया अफ़गानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में इंटरफेयर कर रहा है, जिसको बहुत से लोगों ने माना है, स्पेशली US डिफेंस सेक्रेटरी चक हैगल तक ये चीज़ मान चुके हैं। अगर कंट्री टू कंट्री यानी स्टेट टू स्टेट बात की जाए, कोई भी स्टेट यूनिलैटरली कोई स्टेप नहीं लेती। यानी अगर इंडिया पाकिस्तान से ये रिक्वायर करता है कि आप टेरर पॉलिसी को फॉलो करना छोड़ दें तो उसके लिए इंडिया को पहले अपने आप को ठीक करना है। इंडिया अगर अपनी इंटरफेरेंस ख़त्म करता है तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान भी उसका एक पॉजिटिव जवाब देगा। लेकिन यूनिलैटरली ये एक्सपेक्ट करना कि पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट की तरह बिहेव करे
और इंडिया जो है वो अपनी इंटरफेरेंस की पॉलिसीज़ उसको कंटिन्यू करे, तो इट्स नॉट रियलिस्टिक और ये नहीं होने वाला। कुछ पॉइंट्स जो जनरल नरवाने ने रेज़ किए हैं और उनके मुताबिक पाकिस्तान मजबूर हुआ है इन पॉइंट्स के चलते कि वो सीज़ फायर एग्रीमेंट को कबूल करें, जिसमें सबसे पहले उन्होंने कहा है कि वहाँ की लोकल सिचुएशन जो है, इंटरनल सिचुएशन, यानी पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन जो है, पाकिस्तान उस पर अपना फोकस लाना चाहता है, उसको ठीक करना चाहता है, तो इसलिए उसने ये एग्रीमेंट कबूल किया। तो जहाँ तक इंटरनल मैटर्स की बात है, अगर हम पिछले कुछ सालों से नज़र दौड़ाएं तो वो तो चलते आ रहे हैं और हम उसको मैनेज कर रहे हैं, तो इस बात में कोई ख़ास वज़न नहीं लगता। दूसरा पॉइंट जो उन्होंने रेज़ किया वो ये रेज़ किया कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की सिचुएशन को देखते हुए ये पीस एग्रीमेंट कबूल किया है। जहाँ तक अफ़गानिस्तान की बात है, अफ़गानिस्तान का मसला थ्रू आउट चलता आ रहा है। ये पहले सोवियट्स के साथ था और अब अमेरिका के साथ चल रहा है। तो इस बात को अगर हम देखें तो ये पिछले 20-25 साल से थ्रू आउट चलता आ रहा है। अभी इसमें हम कह सकते हैं कि सोल्यूशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन ये कहना कि सिर्फ इसी के चलते ही पाकिस्तान सीज़ फायर एग्रीमेंट को कबूल करने पर राज़ी हुआ, तो ये भी कोई ख़ास वजह नहीं है। तीसरा उनका पॉइंट ये था कि FATF का प्रेशर है जिसने पाकिस्तान को मजबूर किया और वो ये पीस एग्रीमेंट करने पर राज़ी हुआ। तो देखिए, FATF की जहाँ तक बात आती है, अगर हम थ्रू आउट 3 साल को देखें और इंडियन मीडिया पे नज़र दौड़ाएं तो हर आने वाले सेशन में इंडियन मीडिया यही क्लेम करता आया कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट होने वाला है। आप आज से 3 साल की पहले की न्यूज़ उठा लें, हर सेशन से पहले इंडिया ने ये क्लेम किया, इवन वहाँ के मिनिस्टर्स ने ये क्लेम किया कि पाकिस्तान अब ब्लैक लिस्ट होने वाला है। बट थ्रू आउट हम हमेशा पॉजिटिव रिज़ल्ट की तरफ गए और अब तो FATF के अपने रिप्रेजेंटेटिव ये बयान दे चुके हैं कि पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट सब पॉइंट्स पे काम कर लिया है, तो सूनर और लेटर हम ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने वाले हैं। तो इस इशू को इसके साथ जोड़ना, ये जाहिर सी बात है, इंडिया की एक पॉलिसी रही है कि वो इंटरनल स्टेबिलिटी, अफ़गानिस्तान सिचुएशन और FATF इसको जोड़ता आया है इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के साथ। लेकिन इन तीनों चीज़ों में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि पाकिस्तान इन तीनों चीज़ों की वजह से ये पीस एग्रीमेंट कबूल करने के लिए राज़ी हुआ। तो ये तो ओवरऑल एक सम अप किया मैंने कि किस तरह से जनरल नरवाने ने इंडिया के पर्सपेक्टिव को यहाँ पे बयान किया। अब हम देखते हैं कि इंडिया की क्या रीज़न्स थी, क्यों इंडिया इस बात पे मजबूर हुआ, अपनी पॉलिसी को चेंज करने की तरफ, अपनी पॉलिसी को चेंज करने पे मजबूर हुआ, अपनी हार्ड पॉलिसी विज़-वी पाकिस्तान उसको सॉफ्ट पॉलिसी की तरफ मोड़ दिया उसने। तो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो समझ में आने वाले हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हम सबको पता है कि 2-3 सालों में और स्पेशली लास्ट ईयर इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस हैं उनमें बहुत ज़्यादा तलखी आई है, और स्पेशली लद्दाख में जो कन्फ्रंटेशन की सिचुएशन रही, जो कि अब भी कंटिन्यू है, थोड़ा बहुत उसमें चेंज आया है, पॉजिटिव चेंज आया है, बट स्टिल वो कंटिन्यू है। तो इंडिया और वहाँ के जो एनालिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, वो इसको एक बड़े ख़तरे के तौर पे देख रहे हैं। और वहाँ के एक्सपर्ट उन्होंने भी ये पॉइंट्स रेज़ किए हैं कि इंडिया अपना फोकस चाइना के साथ करना चाह रहा है, यानी लद्दाख बॉर्डर पे जो सारी सिचुएशन चल रही है, इंडिया वहाँ पे अपना फोकस करना चाह रहा है। तो ये एक वजह बयान की है इंडियन एक्सपर्ट्स ने, ये एक रीज़न हो सकती है कि इंडिया ने एक सॉफ्ट पॉलिसी अपनाना शुरू की है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है और एक बहुत वैलिड पॉइंट है जिसको हमारे मीडिया ने इतना टेकअप नहीं किया, कुछ अर्सा पहले ही EU की डिसइन्फो लैब ने एक रिपोर्ट शाया की जिसमें इंडिया को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया गया, जिसमें बताया गया कि इंडिया ने किस तरह से फेक NGOs को इन्वॉल्व किया, फेक प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज़ किया, और ये सब करने की रीज़न ये थी कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल फ्रंट पे किस तरह से टारगेट किया जाए। तो एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट आई और उसके बाद न सिर्फ रिपोर्ट आई, उसके ऊपर EU कोर्ट में प्रोसीडिंग्स भी चल रही हैं जिसमें ये जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या इंडियन स्टेट का भी इसमें हाथ था या नहीं। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेशर आया है इंडिया पे, क्योंकि ये पूरी तरह से इंडिया के नैरेटिव को कोलैप्स कर देता है। और अगर लॉन्ग टर्म में हम देखें तो इंडिया का जो भी स्टैंड रहा है उस पर बहुत ज़बरदस्त चोट पड़ती है। तो EU की जो डिसइन्फो लैब की जो रिपोर्ट है वो एक बहुत मेन रीज़न बनी है, एक आप कह लें कि प्राइम रीज़न बनी है जिसने इंडिया को फोर्स किया कि वो सॉफ्ट पॉलिसी अपनाए
और पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशंस को बेहतर करें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसने इंडिया को फोर्स किया वो ये है कि पाकिस्तान की कंटिन्यूस एग्रेसिव अप्रोच, यानी जैसे बीजेपी पावर में आती है और एक स्ट्रॉन्ग हार्ड पॉलिसी अपनाती है तो उसके रिस्पांस में हमने भी एक हार्ड पॉलिसी अपनाई। स्पेशली जब से इमरान खान की गवर्नमेंट आई है तो हम देखते आ रहे हैं कि ये इस स्ट्रॉन्ग पॉलिसी, इस हार्ड पॉलिसी का नतीजा भी है कि इंडिया इस चीज़ को फर्दर प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहता। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो स्पीच है वो किसी भी इंटरनेशनल फोरम में जब स्पीच करते हैं और अपने पॉइंट्स रखते हैं तो उनको बहुत अच्छे अंदाज में सुना जाता है और इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है। यानी अगर आप प्रीवियस पीएम्स और इमरान खान की स्पीचेस को अगर कंपेयर करें तो आपको ये चीज़ काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो स्पीचेस हैं वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि जब भी इंडिया की तरफ से इस तरह की कोई सिचुएशन आई, यानी एलओसी पर उन्होंने फायर किया, तो हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने बहुत स्ट्रॉन्ग वे में रिस्पॉन्ड किया। और अगर आप इंडियन मीडिया में भी नज़र दौड़ाते हैं तो हमें नज़र आता है कि एक स्ट्रॉन्ग और ज़बरदस्त रिटेलिएशन होती थी। बराबर का रिस्पॉन्स, बराबर की पॉलिसी, ये वो चीज़ें हैं जिसने इंडिया को एज अ होल मजबूर किया, फोर्स किया कि वो पीस एग्रीमेंट की तरफ आए, अपनी हार्ड पॉलिसी में चेंज लाए। अगर हम कंक्लूजन की तरफ जाएं तो पाकिस्तान को यही अप्रोच फॉलो करनी है। पाकिस्तान को पीस को वेलकम करना चाहिए, नो डाउट, पीस दोनों मुल्कों के इंटरेस्ट में है, लेकिन साथ ही साथ वर्स्ट सिचुएशन के लिए भी तैयार रहना चाहिए। सो लेट्स होप फॉर पीस, पीस शुड प्रिवेल, और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस अच्छे सिमत में आगे जाएंगे। अगर आप मेरे व्यूज़ से एग्री करते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।